नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज हम लेके आए हैं इतिहास की एक ऐसी श्रृंखला और इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। तमाम लोगों के बीच अशोक के अभिलेख को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि स्तंभ लेख क्या है, गुहा लेख क्या है, शिलालेख क्या है और बहुत सारे अभिलेखों की चर्चा आज हम करने वाले हैं जो लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, इसलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अशोक के अभिलेख को जानने से पहले हमें जानना होगा कि अभिलेख का अध्ययन यानी अभिलेख का स्टडी क्या कहलाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत अशोक ने किया, लेकिन क्या अशोक से पहले भी इस परंपरा की शुरुआत हुई थी या नहीं? हुई थी। अशोक को अभिलेख लिखवाने की परंपरा यानी अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा इराक के शासक दारा प्रथम से मिली। जब भारतीय इतिहास में अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की, तो इस परंपरा की शुरुआत करने से पहले अशोक को यह प्रेरणा इराक के शासक दारा प्रथम, जिसे हम डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इसी से अशोक ने प्रेरणा ली थी। ये जो दारा प्रथम था यह इराक का शासक था और यह हखमानी वंश का शासक था। किस वंश का शासक? हखमानी वंश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया में पहली बार अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत किस वंशों ने की या इसका श्रेय किस वंशों को दिया जाएगा? तो हखमानी वंश के शासकों को, जिसका नाम था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को टी पैंथेलर नामक व्यक्ति ने खोजा और यह अभिलेख का एक भाग था जिसे हम दिल्ली मेरठ स्तंभलेख के नाम से जानते हैं। यानी दिल्ली मेरठ नामक स्तंभलेख को पहली बार टी पैंथर नामक व्यक्ति ने 1750 ईस्वी में खोजा था, जबकि इन अभिलेखों को पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। यानी पहली बार अभिलेख को पढ़ने की शुरुआत, जानने की कोशिश किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। और यह कौन सा अभिलेख था? तो यह दिल्ली टोपड़ा अभिलेख था। कौन अभिलेख? दिल्ली टोपड़ा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलिए किस अभिलेख को पहली बार खोजा गया? तो खोजने वाला था दिल्ली मेरठ, लेकिन पहली बार किस अभिलेख को पढ़ा गया? तो पढ़ने का काम कौन? दिल्ली टोपड़ा। दिल्ली टोपड़ा अभिलेख। अशोक के जितने सारे अभिलेख थे, इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, यानी सारे अभिलेखों को प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। लेकिन अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, जिसमें ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अशोक के अभिलेख में कितनी लिपियां समाहित है? तो 4, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। जबकि इस अभिलेखों की भाषा क्या है? इस अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। इस अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। अब हम बात करेंगे कि अशोक के अभिलेख और दारा प्रथम के अभिलेख में क्या अंतर है। एक मामूली से अंतर को हम देखेंगे कि दारा प्रथम, जिससे अशोक ने प्रेरणा ली थी, उसके अभिलेख और अशोक के अभिलेख में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत छोटी छोटी अंतर हमें देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अशोक का जो अभिलेख है यह एकाश्म पत्थरों द्वारा निर्मित है। एकाश्म पत्थर द्वारा मतलब एक सीधे सीधे पत्थर पर लिख दिया जाता था, लेकिन बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर जो लिखा जाता था, जो शिलालेख बनाया जाता था, जो स्तंभ लेख बनाया जाता था, वह दारा प्रथम का था। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें एकाश्म पत्थरें निर्मित थी, इसमें एकाश्म पत्थरों का यूज होता था, जबकि इसमें पत्थरों को जोड़ा गया था। बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर एक स्तंभ लेख या एक शिलालेख बनाया जाता था। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, इन सारे अभिलेखों को खुले स्थान में लगवाए गए। अशोक के जितने अभिलेख हैं, इन सारे अभिलेखों को खुले स्थान में लगवाए गए, लेकिन दारा प्रथम के जितने अभिलेख थे इसे राजमहलों में लगवाए गए। इसे कहाँ लगवाया गया? राजमहलों में। अशोक का जो अभिलेख है
इसके अभिलेख की विशेषता यह है कि इस पे पशु आकृति बना हुआ है। अशोक के अभिलेख में पशु आकृति आपको देखने को मिलेगी, जबकि दारा प्रथम का जो अभिलेख था इस पे मानव आकृति देखने को मिलती है। इस पे कौन सी आकृति देखने को मिलती है? मानव आकृति। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि अशोक के अभिलेख का विभाजन, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे, हम उन्हीं प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अशोक के अभिलेख का विभाजन कैसे हुआ है, इस अभिलेखों के कितने प्रकार हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए आगे। अगर हम अशोक के अभिलेखों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, अगर हम अशोक के अभिलेखों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो इसके अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में, यानी अभिलेखों को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। एक जो है उसे हम शिलालेख कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। इंग्लिश में इसे रॉक एडिक्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट। दूसरा जो है इसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख। इसे हम पिलर एडिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलर एडिक्ट। और तीसरा है जिसे हम गुहा लेख कहते हैं, इसे हम केव एडिक्ट कहते हैं। यानी अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट। ये जो शिलालेख है, शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा गया। एक बृहत शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। जबकि स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो फिर से हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेखों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख को भी 2 भागों में, बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। कोई दिक्कत? तो यहां तक उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम एक एक प्रकारों के बारे में बात करेंगे। शिलालेख क्या है और शिलालेख में बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है, ये कहां कहां पाए गए हैं, लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है, ये कहां कहां पाए गए हैं, और इसमें कौन कौन सी राजा के आदेशों का जिक्र किया गया है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर हम इसे मिटाने वाले हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिलालेख, और शिलालेखों में हम बात करेंगे बृहत शिलालेख, यानी बड़े बड़े पत्थरों पे जो राजकीय आदेश खुदवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे, जारी किए जाते थे, उसे हम क्या कहते हैं? बृहत शिलालेख। बृहत अभी हम बात करेंगे बृहत शिलालेख। ये जो बृहत शिलालेख है, ये जो बृहत शिलालेख है, ये बृहत शिलालेख, इस बृहत शिलालेख में राज्य की प्रशासन संबंधी जानकारियों का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें प्रशासन संबंधी जानकारी है। बृहत शिलालेख में क्या है? बृहत शिलालेख में प्रशासन संबंधी जानकारी है। यह 8 स्थानों पर पाया गया है। यह कितने स्थानों पे पाया गया है? 8 स्थानों पे। यह कितने स्थानों पे पाया गया है? 8 स्थानों पे। ये जो है चतुर्दश, इस बृहत शिलालेख को हम लोग चतुर्दश
शिलालेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें राजा की 14 आज्ञाओं का उल्लेख है। इसमें राजा ने कितनी आज्ञाओं का उल्लेख किया है? 14। अशोक ने 14 आज्ञाएं दी थी आम जनता के लिए, जिसका उल्लेख किसमें है? बृहद शिलालेख में। ये कितनी जगहों से पाए गए हैं? 8 जगहों से। अब हम देखेंगे इन शिलालेखों का नाम क्या है और ये किस किस स्थल पे पाए गए हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 8। और उसके बाद देखेंगे कि अशोक ने इन बृहद शिलालेखों के माध्यम से आम जनता को कौन कौन सी आज्ञाएं दी थी अभिलेखों के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बृहद शिलालेख 8 जगह पे कौन कौन पाए गए। तो सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक पहला बृहद शिलालेख है जिसका नाम है शहबाजगढ़ी। दूसरा है मानसेहरा। दूसरा है मानसेहरा। बोलिए, पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा। पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा। ये दोनों का दोनों ये पाकिस्तान में स्थित है। दोनों का दोनों किस क्षेत्र में स्थित है? वर्तमान के पाकिस्तान में। पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। तीसरा है कालसी। तीसरा है कालसी। ये बृहद शिलालेख है जिसका नाम है कालसी। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में या देहरादून में पड़ता है। उत्तराखंड के किस शहर में? तो देहरादून। उत्तराखंड के किस शहर में? देहरादून। चौथा है गिरनार, और ये गिरनार कहाँ है? गुजरात। तो देखिए बृहद शिलालेखों में कौन कौन है? ये 8 जगहों से पाए गए हैं। पहला का नाम क्या है? शहबाजगढ़ी। दूसरा का नाम क्या है? मानसेहरा। तीसरा का नाम क्या है? कालसी। और चौथा क्या है? गिरनार। ये गिरनार कहाँ है? गुजरात। ये गिरनार कहाँ है? गुजरात। अगला हम देखेंगे 5वां, जिसका नाम है सोपारा। और ये सोपारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये सोपारा कहाँ से खोजा गया? सोपारा नामक बृहद शिलालेख कहाँ से खोजा गया? तो ये महाराष्ट्र से खोजा गया। कहाँ से खोजा गया? महाराष्ट्र से। अब ये बात करते हैं छठा, एरागुडी। छठा है एरागुडी। एरागुडी, एरागुडी ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है आंध्र प्रदेश। एरागुडी कहाँ से पाया गया है? आंध्र प्रदेश। एरागुडी नामक बृहद शिलालेख कहाँ से पाया गया है? आंध्र प्रदेश। और अगला हम देखेंगे धौली। अगला हम देखेंगे धौली और जोगढ़। धौली और जोगढ़, और ये कहाँ से पाए गए हैं? ये पाए गए हैं उड़ीसा से। कहाँ से पाए गए हैं? उड़ीसा से। तो ये अशोक के बृहद शिलालेख हैं जो 8 जगहों से पाए गए हैं, और इसमें 14 राजा के आज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। और ये 8 कौन कौन है? एक बार फिर से देखिए, इसको याद कीजिए क्योंकि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बृहद शिलालेख, पहला शहबाजगढ़ी मानसेहरा। शहबाजगढ़ी मानसेहरा ये कहाँ है? पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी मानसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान। कालसी, ये कालसी कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस शहर में? ये देहरादून में है। उत्तराखंड के किस शहर में? देहरादून। अगला गिरनार, ये गिरनार गुजरात में है, जबकि सोपारा महाराष्ट्र में है। गिरनार कहाँ है? गुजरात। और सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र। एरागुडी, ए से एरागुडी, ए से अ से आंध्र प्रदेश। एरागुडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जबकि धौली और जोगढ़ ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और उड़ीसा में एक जगह है पुरी। पुरी नामक शहर में पड़ता है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बृहद शिलालेख के बारे में आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हम एक बार हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कल की क्लास में हम बात करेंगे स्तंभ लेख के बारे में, और स्तंभ लेख के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे गुहा लेख। लेकिन इसके बाद वाली क्लास में ये बृहद शिलालेख 8 जगहों से पाए गए हैं, लेकिन इसमें 14 राजा की कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, अशोक ने कौन कौन सी आज्ञाओं को जारी किया था, इन शिलालेखों के माध्यम से उन 14 आज्ञाओं को जानेंगे, क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको इतिहास का बहुत सारा सीरीज मिलता रहेगा, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।